हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग ब्लड ग्रुप अथी रक्त के बारे में, मानव रक्त के बारे में जानेंगे। जो ब्लड में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, रुधिराणु हो गया, तो इसमें एंटीजन, एंटीबॉडी सबके बारे में, और कितना प्रतिशत रक्त में प्लाज्मा होता है इसके बारे में देखेंगे। रक्त का क्या पीएच मान होता है, कि रक्त कौन सा ऊतक है इसके बारे में देखेंगे। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, रक्त का जीवन काल कितना होता है, यानी रेड ब्लड सेल का, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स का, और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। तो आइए देखिए, आज हम लोग मानव रक्त ह्यूमन ब्लड मानव रक्त के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहला लिखिए रक्त, पहला पॉइंट है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। पहला है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त जो है कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। इसको वीवीआई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रक्त का पीएच मान। हर पॉइंट को लिखना ज़्यादा डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है, इसको सॉल्व करके हम लिख देते हैं। पीएच मान मान 7.4 होता है। अब रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यह क्षारीय विलयन है या अम्लीय विलयन है या उदासीन है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे रक्त का पीएच मान, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। तो यहाँ रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो यह क्षारीय विलयन हो जाएगा। क्षारीय विलयन है, रक्त क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन है। और रक्त मानव शरीर की संपूर्ण भार का 7% होता है, यानी कि रक्त की मात्रा जो है शरीर में, संपूर्ण शरीर की भार जितना है उसका 7% होता है। रक्त में हम लोग देखते हैं रक्त में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसेल्स, और दूसरा प्लाज्मा होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो आइए पहले हम लोग रुधिराणु
रुधिराणु के बारे में चर्चा करते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स। इसका लिख देते हैं, पहला रुधिराणु होता है, रुधिराणु। दूसरा, इसका रक्त में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, रुधिराणु और दूसरा प्लाज्मा। अब रुधिराणु ब्लड कॉर्पसेल्स को 3 भागों में बांटा गया है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, अंतिम है रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं अंग्रेजी में, प्लेटलेट्स हिंदी में रक्त बिंबाणु। तो आइए, रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। को 3 भागों में रुधिराणु 3 भागों में बटा होता है। रुधिराणु ब्लड कॉर्पसेल्स यह 3 भागों में बटा होता है। पहला है आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या इसी को या एरिथ्रोसाइट भी इसी को कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को। दूसरा है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या लिकोसाइट, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या लिकोसाइट कहते हैं। यह भी पूछा जाता है कि लिकोसाइट इसका कौन दूसरा नाम। तीसरा है रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स या क्रोमोसाइट। या रक्त बिंबाणु या क्रोमोसाइट कहा जाता है। एक बार इसको देख लीजिए, इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जाएंगे। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, रक्त कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान रक्त का 7.4 होता है। यह पीएच मान 7 से अधिक है, इसलिए यह क्षारीय विलयन है रक्त। इसके बाद रक्त में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, रुधिराणु जिसको यानी रक्त कण कहते हैं, रक्त कणिका कहते हैं या रुधिराणु कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। और इसका प्लाज्मा 2 प्रकार का होता है। प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा रुधिराणु और प्लाज्मा होता है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या एरिथ्रोसाइट पूछा जाता है कि इसका आरबीसी का और कौन सा नाम है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या लिकोसाइट रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स या क्रोमोसाइट कहा जाता है। हम हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसके बाद फिर आगे देखते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप इसको मिटा देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट जो अभी तक भी नहीं लिया है स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, जल्दी से इसको मिटाते हैं। तो देखिए इसके बाद डेढ़ बलब आप 1 नंबर रुधिराणु को 3 भागों में जो बांटे उसका पहला देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में पहला टॉपिक लिखिएगा, इसमें पहला पॉइंट स्तनधारी के स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। पहला लिखे हैं आरबीसी के बारे में लिखे हैं कि स्तनधारी जो यानी मेमेरिया जो अपने बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है, तो उसके आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, अपवाद ऊंट एवं लामा के आरबीसी में ऊंट एवं लामा के आरबीसी ऊंट एवं लामा स्तनधारी ही है, ये भी ऊंट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, एक्सेप्शन है या अपवाद है, पूछा भी जाता है। ऊंट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं इसका निर्माण। आरबीसी का निर्माण देख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं संक्षिप्त रूप में अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में यानी बोन मेरो अंग्रेजी में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थि मतलब हड्डी, मज्जा यह क्या है? मज्जा एक प्रकार का यह शरीर में जितने भी प्रकार के स्टेम कोशिका है, मज्जा में स्टेम कोशिका भरी होती है। इसी से मज्जा से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स विकसित होता है। अस्थिमज्जा तो याद रखिएगा अस्थिमज्जा। और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन होता है इसका जीवन काल। यानी कम से कम होगा तो आरबीसी का कितना 20 दिन होगा, अधिकतम 120 दिन होता है। जीवन काल इसी के बीच में होता है, 20 से 120 दिन के अंदर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद अस्थिमज्जा में होता है इसका निर्माण यह प्रोटीन। इसके बाद विटामिन B12 आदि के निर्माण में भी सहायक होता है। कौन? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इसके बाद एक पॉइंट लिख लीजिएगा, भ्रूण अवस्था में
भ्रूण अवस्था में है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और पिलहा में होता है। पिलिहा एस्पिलीन एस्पिलीन में भ्रूण अवस्था, जैसे महिला का गर्भावस्था रहता है, उस स्थिति में इसका जो आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण होता है, वह अस्थिमज्जा और एस्पिलीन पिलिहा में होता है। इसके बाद इसका मृत्यु, आरबीसी का मृत्यु यकृत और पिलिहा में होता है, एस्पिलीन में होता है। इसलिए यकृत और पिलिहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। लिख देते हैं, आरबीसी का मृत्यु यकृत और पिलहा में होता है। पिलिहा एस्पिलीन पिलहा में होता है, इसलिए आरबीसी का इसका कब्र कहा जाता है। लिख देते हैं, आरबीसी का कब्र आरबीसी का कब्र यकृत या पिलहा अंग्रेजी एस्पिलीन, याद रखिएगा अंग्रेजी में एस्पिलीन होता है इसका। आरबीसी का कब्र का आरबीसी क्या हो गया, उसके बाद डब्ल्यूबीसी देखते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स इसका आकार, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का आकार एवं रचना अमीबा के आकार का होता है। आप लोग जानते होंगे कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, वो अनिश्चित रहता है। अमीबा का आकार बदलते रहता है और इसका प्रचलन अंग जानते होंगे, अमीबा का फुटपाथ होता है। ठीक उसी प्रकार होता है इसका भी, डब्ल्यूबीसी का। इसका आकार उसी के जैसा होता है और रचना भी, इसका भी आकार बदलते रहता है, वो नियमित होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का आकार। यह भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा रक्त कणिका है जिसका आकार बदलते रहता है, वो नियमित होता है, तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स श्वेत रक्त कण। इसका आकार लिख देते हैं, आकार एवं रचना अमीबा के समान होता है। शॉर्ट में ही लिख देते हैं, आप लोग इसे जानते भी होंगे। अमीबा के समान होता है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में, लिम्फ नोड में और कभी कभी यकृत और पिलिहा में भी होता है। लिख देते हैं, निर्माण देकर डेस्क देकर संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इस निर्माण अस्थिमज्जा लिम्फ नोड अस्थिमज्जा लिम्फ नोड और अस्थिमज्जा लिम्फ नोड और यकृत
अस्थिमज्जा लिम्फ नोड यकृत और प्लीहा में होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा लिम्फ नोड और यकृत और प्लीहा में होता है। इसका मृत्यु लिख लीजिएगा, WBC का मृत्यु रक्त में ही होता है, ब्लड में। मृत्यु देखकर लिखिएगा, ब्लड में यानी रक्त में होता है। इसका ब्लड में सीधा यहाँ लिख दिया गया है, इसका मृत्यु ब्लड में होता है, यानी कोई भी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका मृत्यु ब्लड में होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। जीवन काल 2 से 4 दिन, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का जीवन कम से कम होगा तो 2 दिन, अधिकतम 4 दिन, यानी कि 2 और 4 के बीच में ही रहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हम हट जाते हैं, 5 सेकंड का समय मिलता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, साइड हो जाते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद है प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। देखिएगा, प्लेटलेट्स। तीसरा है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु या प्लेट, अंग्रेजी में लिख देते हैं प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इसमें याद रखिएगा, रक्त बिंबाणु में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक, इसमें केंद्रक नहीं होता है। याद रखिएगा, रक्त बिंबाणु इसमें केंद्रक नहीं होता है। यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनपायी में पाया जाता है। यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनपायी में पाया जाता है। इसका जीवन काल लिख लीजिएगा, जीवन काल 3 से 5 दिन। जीवन काल 3 से 5 दिन। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। निर्माण देकर लिख लीजिएगा, अस्थिमज्जा। रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में होता है। इसके बाद इसका मृत्यु जो होता है, डेथ, मृत्यु याद रखिएगा, इसका प्लीहा में होता है। प्लीहा, स्प्लीन, स्प्लीन में होता है। अब हम कुछ इस तीनों में से जो फैक्ट महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी लिख देते हैं। जैसे सोते
सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है। आरबीसी 5% कम होता है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% घट जाता है। इसके बाद आरबीसी का मुख्य कार्य आरबीसी का मुख्य कार्य जो है, आरबीसी क्या करता है, यह ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है आरबीसी के माध्यम से। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हिम का अर्थ होता है, हिम मतलब रंजक, और ग्लोबिन यह एक लोह युक्त प्रोटीन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन से सहयोग करने की क्षमता होती है। तो इसका आरबीसी का मुख्य कार्य जान गए। इसके बाद लिख देते हैं, आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। आरबीसी की संख्या शरीर में आरबीसी की संख्या कितना है इसके बारे में हम कैसे पता करते हैं, इसके लिए एक यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। आरबीसी के बारे में यह कुछ फैक्ट था जो सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, इसका कार्य है रोगों के संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी का कार्य है शरीर में रोगों के संक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करना। इसके बाद हम प्लेटलेट्स, इसका कार्य है लिख देते हैं, रोगों के संक्रमण से बचाना। संक्रमण, डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगों का संक्रमण से बचाना। इसके बाद प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट रक्त बिंबाणु का कार्य है। रक्त बिंबाणु का क्या कार्य, अगर किसी कारणवश कहीं अचानक चोट लग गया या किसी कारणवश कट गया तो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो रक्त बिंबाणु का कार्य है कि रक्त का थक्का बनाना, यानी ब्लड को ब्लीडिंग से रोकता है। क्लॉटिंग का कार्य करता है, थक्का बनाने का काम करता है। रक्त का थक्का बनाने में कार्य जाता है। रक्त बिंबाणु का कार्य है रक्त का थक्का बनाना। उसके बाद रक्त में एक प्रकार का फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रहता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स जान लिए, आरबीसी के बारे में भी जान लिए, रक्त बिंबाणु के भी बारे में, और याद रखिएगा एक पॉइंट नोट देकर लिख लीजिएगा। डेंगू ज्वर में वीवीआई है, इसको आप रखिएगा। डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है।
डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। याद रखिएगा, डेंगू ज्वर जब जिसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, यह वायरस के कारण होता है। यह जब होता है किसी व्यक्ति को तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यह भी पूछा जाता है। याद रखिएगा इसको भी, डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। WBC के बारे में और कुछ फैक्ट देखते हैं, बच गया है, एक बार देख लेते हैं फिर से हम इस बोर्ड पर। सोते समय इसकी संख्या हट जाता है। इसके बाद जीवन काल भी लिख दिए सबका भी, एक लिख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में लो अयस्क हीमोग्लोबिन में कौन सा, हम लोग जानते हैं कि आयरन की मात्रा रहता है हीमोग्लोबिन में, जिसमें याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में लो अयस्क हीमेटिन पाया जाता है, यह भी पूछा जाता है। हीमेटिन, रक्त में कौन सा लो अयस्क पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, रक्त में पाए जाने वाले लो अयस्क हीमेटिन है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं, फिर इसके बाद कुछ फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, उसके बारे में भी लिख देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रक्त में लिख लीजिएगा प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, उसको लिख देते हैं, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रक्त में प्लाज्मा देकर लिख लीजिएगा, प्लाज्मा प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा 60% होता है। हम लोग जानते हैं कि रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका या रुधिराणु या ब्लड कर्पसेल्स कहते हैं उसको, वह 3 भागों में बांटा होता है। तो यदि रक्त में 60% यह प्लाज्मा, रक्त में 60% प्लाज्मा होता है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद लिख लीजिएगा शेष जो बच गया रक्त में रुधिराणु या रक्त कणिका, वह 40% होता है। उसी 40% में वह 3 भाग बटा होता है, RBC, WBC और रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स। शेष 40% रक्त में रुधिराणु यानी रक्त की मात्रा, रुधिराणु यानी रक्त कण की मात्रा 40% होता है। और यह भी लिख लीजिएगा प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है।
प्लाज्मा प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। जल होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए, इसी और आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।